Good evening, everyone. Is my voice and video clear? वॉइस और वीडियो क्लियर है सभी को? क्लियर है या नहीं है? जल्दी बताइए. यस सर. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. पार्लियामेंट में ये होता है बजट. तो बजट के बारे में एक पॉइंट लिखो. इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन द टर्म बजट has not been used. In our constitution the term budget has not been used. ये टर्म नहीं है हमारे बुक कॉन्स्टिट्यूशन. तो क्या टर्म है? बजट की जगह जो वर्ड क्या यूज किया जा रहा है, दैट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. और इसका प्रावधान जो है आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है. ठीक है. तो बजट वर्ड नहीं है. बजट वर्ड की जगह दे आर यूजिंग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है. नॉर्मली व्हाट इज अ बजट? नॉर्मली बजट क्या होता है? हम अपने घरों में बजट बनाते हैं ना. क्या बनाते हैं उसमें? कितना पैसा आया और कितना पैसा गया. तो नॉर्मली अंग्रेजी में देखा जाए तो बजट इज अबाउट इनकम एंड एक्सपेंडिचर. इनकम एंड एक्सपेंडिचर. ना अब हमारा संविधान मतलब आर्टिकल 112 बजट के बारे में क्या चीजें बोलता है वो हम एक एक करके जानेंगे. हमारा संविधान बजट के बारे में ये बोलता है कि सरकार को मतलब गवर्नमेंट को हर साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेकर आना होगा और उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सरकार ब्यौरा देगी अपने खर्चे का. ठीक है. सरकार क्या करेगी? सरकार जो पैसा खर्च कर रहा है उसका ब्यौरा देगी. ठीक है. उसका डिटेल देगी. तो वो जो खर्चे का ब्यौरा है वो दो तरीके से देना होगा. ठीक है. तो पहला तरीका इस पॉइंट नंबर 1. पहले तरीके में क्या करना होगा? आपको ये बताना होगा कि आपने जो खर्चा किया इनमें से कितना was charged on consolidated fund of India. ठीक है. एंड इनमें से कितना खर्च was made from consolidated fund of India. ठीक है. मेड का मतलब क्या हो गया? जो चार्ज्ड एक्सपेंडिचर नहीं है. ठीक है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्ज्ड? कल पढ़ाया था मैंने आपको. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्ज एक्सपेंडिचर? वैसा एक्सपेंडिचर जिसके ऊपर वोट पार्लियामेंट नहीं करती है. सर कौन से वोट के बारे में बात कर रहे हैं वो आगे आ जाएगा. डिमांड फॉर ग्रांट्स जब हम पढ़ेंगे ना वहां पर आएगा. ठीक है. तो चार्ज एक्सपेंडिचर वैसा एक्सपेंडिचर होता है जिसके ऊपर डिस्कशन अलाउड होता है बट पार्लियामेंट उसके ऊपर वोट नहीं करती है. तो नॉन वोटेबल. चार्ज का मतलब यही होता है. नॉन वोटेबल बट डिस्कशन इज अलाउड. क्या डिस्कशन हो सकता है? चार्ज सब चीज पर डिस्कशन हो सकता है बेटा बट वोट नहीं होगा. जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं बताता हूं. आप लोग वेट ही नहीं करते हो. मेरे बोलने के पहले आपको पूरा बोल लेने दो. उसके बाद कुछ छूट जाता है तो पूछो. पूरा बोलने ही नहीं देते हो. जैसे फॉर एग्जांपल यूपीएससी के चेयरमैन हो गया. ठीक है. उसका सैलरी, जज का सैलरी. ठीक है. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज का सैलरी, हाई कोर्ट के जज का सैलरी. ठीक है. तो इस तरीके के एक्सपेंडिचर को हम क्या बुलाते हैं? चार्ज एक्सपेंडिचर. क्योंकि इनका सैलरी जो है वो जाना ही जाना है. उसको कम या
जो है वो नहीं किया जा सकता है। उनके सैलरी के ऊपर कोई वोटिंग नहीं की जा सकती है पार्लियामेंट में। ठीक है, क्लियर है ये चीज। यूपीएससी को कोई फंक्शन परफॉर्म करना है, उसके लिए उसको पैसा चाहिए, जो पैसा चाहिए वो मिलेगा, उसके ऊपर डिस्कशन होगा, लेकिन उसके ऊपर पार्लियामेंट वोट नहीं करेगी। ठीक है, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ चार्ज। चार्ज का मतलब समझ में आ गया। यूपीएससी को काम करने के लिए पैसा चाहिए, कैग को काम करने के लिए पैसा चाहिए, तो जो पैसा चाहिए वो सरकार देगी, बट पार्लियामेंट में उस पैसे के ऊपर कोई वोटिंग नहीं होगा, डिस्कशन होगा, ये पैसा कहां कहां खर्च होगा बताओ, बट वोटिंग नहीं होगा उसके ऊपर। मान लो कोई पैसा सरकारी स्कीम में खर्चा होना है, ठीक है, 10,000 करोड़ रुपया, तो दैट इज नॉट चार्ज फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दैट इज मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और 10,000 करोड़ रुपया अगर आपको चाहिए तो उसके ऊपर पार्लियामेंट का वोट चाहिए होगा, उसके बिना आप खर्चा नहीं कर सकते हैं। तो दैट इज व्हाट मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, स्कीम के ऊपर कोई खर्चा हो रहा है, दैट इज मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। यूपीएससी, कैग, सुप्रीम कोर्ट के जज वगैरह की सैलरी के अलावा नॉर्मल कर्मचारी को अगर आप पैसे दे रहे हैं तो दैट इज आल्सो मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उसके ऊपर वोटिंग होती है। ठीक है, ये इसलिए होता है, आप समझो चार्ज सर ऐसा डिस्टिंक्शन ही क्यों करा। अब मान लो यूपीएससी को फंड चाहिए, यूपीएससी को अगर फंड चाहिए और पार्लियामेंट को उसके ऊपर वोट करना है, तो क्या यूपीएससी इंडिपेंडेंटली काम कर पाएगी? उसको पैसे के लिए हमेशा किसके ऊपर डिपेंड रहना होगा? पार्लियामेंट के ऊपर। पार्लियामेंटेरियन जो बोलेंगे वो मानना होगा। तो इन ऑर्डर टू इंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ दीज बॉडीज, सम ऑफ द एक्सपेंडिचर्स इज चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। मतलब उसके ऊपर वोटिंग नहीं होती है, सिर्फ डिस्कशन होता है। वोटिंग अगर हो जाएगी तो ऑब्लिगेशन बन जाएगा, अरे उस एमपी ने हमारे लिए वोट किया था, चलो ठीक है उसके बेटा को ले लो एडमिशन। ठीक है, चलो ठीक है उस मिनिस्ट्री ने हमारे लिए वोट किया था, चलो कैग है तो थोड़ा सा उस मिनिस्ट्री का सब कुछ ठीक कर देगा। दिस इज व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ चार्ज एक्सपेंडिचर इज। आई होप चार्ज एक्सपेंडिचर आपको क्लियर हो गया होगा। कल मैंने बोला था कि आज के क्लास में मैंने आपको समझा दूंगा, और आई हैव डन इट। कुछ पूछना हो तो बताओ, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन। चार्ज एक्सपेंडिचर के लिए कुछ पूछना हो तो टेक योर टाइम। चार्ज एक्सपेंडिचर के बारे में कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां पर एक्सपेंडिचर चार्ज होता है। ठीक है, कुछ केसेस मैंने आपको यहाँ पर लिख कर दे दिए। कुछ पूछना हो? नो सर। चलिए, तो आर्टिकल 112 क्या बोला कि आपको एक्सपेंडिचर जो है इस तरीके से अपने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाना होगा। वही आर्टिकल 14 ये भी बोलता है कि आपको एक्सपेंडिचर दूसरे तरीके से भी दिखाना होगा। वो क्या? कितना आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ और कितना आपका अदर एक्सपेंडिचर हुआ। अदर एक्सपेंडिचर में कैपिटल एक्सपेंडिचर आता है। अदर एक्सपेंडिचर में क्या आता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर? से फॉर एग्जांपल आप कोई रोड बना रहे हो या उसके लिए मशीन खरीद रहे हो, तो मशीन इज अ कैपिटल गुड, और कैपिटल गुड बनाने के लिए जो खर्चा होगा उसे हम क्या बुलाएंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। इकोनॉमी में मैंने आपको ये पढ़ाया था डिटेल में। असेट क्रिएशन में जो पैसा खर्च होता है उसे हम क्या बुलाते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, इकोनॉमी में मैंने ये पढ़ाया था, याद है सभी को? वंस अपॉन अ टाइम, याद है या नहीं है? सब खा के बैठ गए, कोई बात नहीं। नाउ व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? ये सैलरी वगैरह, पेंशन वगैरह, ये सारे में जो आप खर्चा करते हो, पैसा जब देते हो तो उसे हम बुलाते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, थोड़ा थोड़ा से काम नहीं ना चलेगा बेटा, जो पुराना वाला पढ़ाया है उसको याद भी रखना होता है। आपको पता है ना, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी पढ़ने से एग्जाम क्लियर नहीं होगा। आई होप ये आप सभी के दिमाग में है। बहुत बार मैंने ये रिपीट किया, कुछ नए बच्चे हैं उनके लिए भी मैं
रिपीट दोबारा कर दूं, पॉलिटी का क्वेश्चन है 10 नंबर का। आपको लगता है 10 आउट ऑफ 10 लाने पर आपका बीपीएससी का पीटी क्लियर हो जाएगा? कभी नहीं। ठीक है, सिर्फ पॉलिटी पढ़ने से नहीं होगा, अभी भी समय है। टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, यही आपके दिमाग में 20 फरवरी से जब ये कोर्स शुरू हुआ था, तभी से मैं ये आपके दिमाग में डालने में जाना कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का, अभी भी टाइम है, यू कैन डू इट। ठीक है, यू कैन डू इट। यही सब कॉमन मिस्टेक्स है जो बच्चे करते हैं। 6 महीने का टाइम होता है, 4 महीना पॉलिटी पढ़ लेते हैं, 2 महीना हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। अब आप देखो 10 आउट ऑफ 10 पॉलिटी ले आए, 35 आउट ऑफ 40 हिस्ट्री में ले आए, कितना हुआ? 45। ठीक है, और इसको करने के चक्कर में आप 4 महीना लगा देते हो, पूरा खत्म हो गई कहानी। होगा सिलेक्शन? नहीं। इट शुड बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना बेटा? सब चीज पढ़कर जाना है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। हो सकता है कोई पार्ट स्ट्रांग हो तो उसको 15 दिन की जगह 10 दिन पढ़ेंगे, 7 दिन पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे सब। ठीक है बेटा, चलो, तो ये सब चीजें बात की बात है। बेटा पहले आर्टिकल के अंदर की कहानी याद रख लो, बाद में आर्टिकल याद करना। कितना ही क्वेश्चन पूछ देगा आर्टिकल के ऊपर, बताओ? एक बात बताओ, जो आप डर रहे हो सर हमें पॉलिटी का आर्टिकल याद नहीं होता, हो सकता है एक क्वेश्चन पूछ दे 10 में, बाकी 9 आप इसके लिए ये चीज ना स्टूडेंट के साथ, कैंडिडेट के साथ ये दिक्कत होती है, इसीलिए हम रह जाते हैं हमेशा। हम वो गिव एंड टेक वाली चीजें नहीं सीख पाते हैं। ठीक है, छोड़ दो ना उस एक को, क्यों फालतू करना है, नाव के पीछे भागो। ठीक है, ये होता है, ये सोचना होता है, बट ये विजडम आते आते 3-4 साल निकल जाते हैं। ठीक है, तो आप हमारे साथ शुरू से हो, तो मैं ये शुरू से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चल, तो एक्सपेंडिचर को दिखाना होता है दो तरीके से, रेवेन्यू के तरीके से और कैपिटल अदर एक्सपेंडिचर के तरीके से। बाकी रेवेन्यू क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, दोनों का एक एक एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। ठीक है, इसके अलावा संविधान एक चीज और बोलता है। वो क्या बोलता है बजट के बारे में? कि बजट में आप एक नया टैक्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, बजट में आप एक टैक्स को डिक्रीज कर सकते हो, अच्छी बात है। बजट में आप एक टैक्स को अबॉलिश कर सकते हो, बट जब आप बजट पेश कर रहे होते हो, यू कैनॉट इंक्रीज द टैक्स। ध्यान रखना इस चीज का। टैक्स इंक्रीज नहीं किया जा सकता, अबॉलिश किया जा सकता है, घटाया जा सकता है, इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। सर मान लीजिए एक सरकार को 12% से 15% करना है किसी भी चीज को, तब कैसे करेगी? इंक्रीज नहीं करेगी, नया टैक्स इंट्रोड्यूस करा देगी 15% का। समझ में आ रहा है? समझ में आई ये बात? सर अगर सरकार इंक्रीज नहीं कर सकती है, मान लो बढ़ाना है, तो कैसे करेगी? सरकार विल इंट्रोड्यूस अ न्यू टैक्स। ठीक है, क्लियर है ये चीज? हाँ हाँ, जीएसटी का रेट पहले तो एक ही रेट था, वो 12.5% का वैट वैट लगता था। अब देखो 18 है, ठीक है, 28 है, तो वो कैसे हुआ? बाय इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू टैक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, क्लियर है ना? इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से जब हम इकोनॉमी पढ़ रहे थे, वहां पर मैंने आपको बजट के बारे में 2-3 चीजें बताई थी। वो क्या? कि बजट जो है, जैसे मान लो इस साल का बजट है, ठीक है, मान लो इस साल, ये इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी नहीं।
बताया था, जो लोग लेट आए हैं उनके लिए दोबारा कर देते हैं। मान लो इस साल का जो बजट पेश हुआ वो कब के लिए पेश हुआ बेटा? 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक, इसी के लिए पेश होता है। ये जो बजट का जो कहानी चलता है वो कब से कब का चलता है? 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024। ध्यान से सुनना जो बोलेंगे। ये जो बजट आना है बेटा 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के लिए आना। अब बजट पेश कब होता है? बजट पेश कब होता है? पहले, इस डेट के पहले। बजट इस डेट के पहले आ जाता है ना बेटा, है ना? बजट जो है इस डेट के पहले आता है या नहीं आता है? पहले ये बताओ, कॉमन सेंस अभी सिखा रहा हूं मैं आपको। तो बजट अगर इस डेट के पहले आता है तो बेसिकली जब बजट सीतारमन जी जब वो भाषणबाजी कर रही हैं तो वो फ्यूचर के बारे में बता रही होती हैं। फ्यूचर में मेरे पास इतना पैसा कहां से आएगा और इतना पैसा हम कहां खर्च करेंगे। तो इसीलिए दीज आर ऑल व्हाट? एस्टिमेट्स। इतना पैसा आएगा, आया नहीं है, आएगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज? दीज आर फ्यूचर एस्टिमेट्स। सिमिलरली बजट जो पेश हुआ उसमें 1 अप्रैल 2000, ये 23 और 24 वाला था ना, तो 22 से लेकर 31 मार्च 2023 तक का भी डेटा रहता है। इसका मतलब क्या? अब ध्यान से ये भी सुनना। बजट जनरली फरवरी में आता है। बजट जनरली फरवरी में आता है। तो बजट अगर जनरली फरवरी में आ रहा है तो इसका मतलब इसमें भी 1 महीना का डेटा गायब है। इसमें भी 1 महीना का डेटा गायब है या नहीं है? तो इसीलिए आप देखोगे कि यहां पर भी एक टर्म लिखा होता है रिवाइज्ड एस्टीमेट। एक्चुअल में ये वाला बजट कब पेश किया गया होगा? पिछले साल। एक्चुअल में ये वाला बजट कब आया होगा? फरवरी 2022 में। उस समय ये एस्टिमेट रहा होगा और जब फरवरी 2023 की बारी आई, जब ये भाषणबाजी शुरू हो रही है, तो हम अपने बजट को रिवाइज करके बता रहे हैं कि हाँ इतना था, इतना हमने कर लिया है और इतना भी बाकी। साथ ही साथ एक डेटा और रहता है 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक का। सॉरी, ठीक है, 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक का। अब देखो ये डेटा प्रेजेंट कब हुआ? फरवरी 2023 में। तो ये तो एक्चुअल होगा ना बेटा, ये तो एक्चुअल होगा। तो 3 तरीके के डेटा होते हैं। आने वाले टाइम का जो बजट एस्टिमेट है वो, पिछले साल का रिवाइज्ड एस्टिमेट और उसके पिछले साल का एक्चुअल डेटा। ये तीनों डेटा होता है बजट में, ध्यान रखना। खाली आने वाले साल का डेटा नहीं होता। तो ये इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से मैंने आपको पढ़ाया था। आई होप यू रिमेंबर दैट। ठीक है, एनीथिंग दैट नीड्स टू बी आस्क्ड? कुछ पूछना हो? नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज बजट मेकिंग प्रोसीड्योर। नेक्स्ट इज बजट मेकिंग प्रोसीड्योर। प्रोसीड्योर लिखिए। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन।
in introduction part, budget speech is given by our concerned minister. ठीक है, लोकसभा में बजट स्पीच दी जाती है और बजट स्पीच जो है फिर राज्यसभा में जाता है और उसके ऊपर डिस्कशन होता है। लोकसभा में दिया गया और राज्यसभा में जाएगा, वहां पर डिस्कशन होगा। दिस इज नोन एज इंट्रोडक्शन ऑफ बजट। सेकेंड, जनरल डिस्कशन, नॉर्मल ओवरव्यू। ये बजट स्पीच के बाद क्या है नहीं है, कोई क्वेश्चन वगैरह सब पूछा जाएगा। तो बेसिकली ये 4 to 5 डेज के लिए चलता है जनरल डिस्कशन। क्या इस जनरल डिस्कशन के दौरान बजट के ऊपर वोटिंग होगी? नहीं। क्या ये जनरल डिस्कशन के दौरान कट मोशन लाया जा सकता है? अब सर ये कट मोशन क्या है? 2 मिनट वेट करेंगे? नहीं, 2 मिनट वेट करेंगे, अभी आएगा कट मोशन। जनरल डिस्कशन के बाद बजट को भेज दिया जाता है डिपार्टमेंट रिलेटेड कमिटीज के पास। सर ये कैसी कमिटी होती है? ये एक ऐसी कमिटी होती है जिसमें लोकसभा से भी मेंबर होते हैं और राज्यसभा से भी मेंबर होते हैं। ये दोनों मेंबर मिलाकर डिपार्टमेंटल रिलेटेड कमिटीज बनाते हैं, डीआरसीज जिसको हम बोलते हैं। ओके, एट प्रेजेंट देयर आर 24 DRCs, डिपार्टमेंटल रिलेटेड कमिटीज 24 है अभी एट प्रेजेंट। सर इनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन होता है टू स्टडी, इनका फंक्शन होता है टू स्टडी डिमांड फॉर ग्रांट्स मेड बाय मिनिस्ट्रीज। मिनिस्ट्री 1 को 100 रुपया चाहिए, मिनिस्ट्री 2 को 200 रुपया चाहिए, मिनिस्ट्री 3 को 500 रुपया चाहिए। तो किसका क्या डिमांड है उसको स्टडी करेगा और स्टडी करने के बाद रिपोर्ट देगा और रिपोर्ट शैल बी सबमिटेड टू बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। रिपोर्ट इज सबमिटेड टू बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। इसके बाद रिपोर्ट आ गया, रिपोर्ट आने के बाद वोटिंग होता है। ठीक है, वोटिंग होता है जिस मिनिस्ट्री का जो भी डिमांड आया है ग्रांट के लिए उसके ऊपर। तो एक पॉइंट इसके अंदर लिखना, डिमांड जो है, ठीक है, डिमांड जो आता है वो मिनिस्ट्री वाइज आता है। ठीक है, एक पॉइंट यहां पर लिख लो, डिमांड फॉर ग्रांट इज प्रेजेंटेड मिनिस्ट्री वाइज। किस मिनिस्ट्री को कितना पैसा चाहिए? डिमांड फॉर ग्रांट इज प्रेजेंटेड मिनिस्ट्री वाइज, किस मिनिस्ट्री को कितना पैसा चाहिए। और
वोटिंग उसी ग्रांट के ऊपर होगी जो कि वोटेबल होगा, मतलब जो नॉन वोटेबल पार्ट है इसको हमने क्या बोला, ठीक है, चार्ज एक्सपेंडिचर। इसको इसके नीचे लिखो यार, नहीं तो यहां कंफ्यूजन हो जाएगा, इसके उसके नीचे लिखो। वोटिंग जो है बस वोटेबल पार्ट ऑफ बजट के ऊपर होगा। इसका मतलब क्या, चार्ज एक्सपेंडिचर is not put to vote, but discussion can happen. अब समझना, मान लो लॉ मिनिस्ट्री है, मान लो लॉ मिनिस्ट्री है, ठीक, यहां एकदम पूरा क्लियर कट समझ में आ जाएगा चार्ज एक्सपेंडिचर का मतलब। लॉ मिनिस्ट्री है, लॉ मिनिस्ट्री को अपना डे टू डे फंक्शन के लिए पैसा चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए बताओ, ठीक है, जो लोग कॉपी खोज रहा है, किताब खोज रहा है, काम कर रहा है, उसको देखने के लिए पैसा चाहिए, है कि नहीं। नेक्स्ट, अगर इसके लिए उसको पैसा चाहिए डे टू डे काम करने के लिए, से फॉर एग्जांपल उसके लिए 100 रुपया चाहिए डे टू डे वर्क के, नाउ सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज को पैसा देने के लिए और 50 रुपया चाहिए, तो लॉ मिनिस्ट्री का टोटल डिमांड कितना हो जाएगा बेटा, 150 रुपया। तो डिमांड फॉर ग्रांट जब लॉ मिनिस्ट्री करेगा तो 150 रुपया मांगेगा, इनमें से बस और बस 100 रुपए के ऊपर, देखो डिस्कशन पूरे के ऊपर होगा कि ये 150 रुपया आप कहां खर्चा करोगे, ठीक है, बट जब वोटिंग की पार्ट आएगी कि हाँ ठीक है लॉ मिनिस्ट्री को 150 रुपया दे दिया जाए, तो वोटिंग बस 100 रुपए के ऊपर होगा, बाकी 50 के ऊपर देयर विल बी नो वोटिंग। यही मतलब होता है चार्ज एक्सपेंडिचर का। आई होप नाउ इट्स क्लियर। ठीक है ना, तीसरी चीज जो आपको वोटिंग के बारे में ध्यान रखनी है कि वोटिंग इज ओनली इन लोकसभा। डिमांड फॉर ग्रांट की जो वोटिंग होती है वो बस और बस लोकसभा में ही होती है, ठीक है, और इसी फेज में वोटिंग के दौरान ही कट मोशंस लाया जा सकता है। व्हाट आर दीज कट मोशन, तीन तरीके का कट मोशन होता है। एक होता है पॉलिसी कट, दूसरा होता है इकोनॉमी कट, और तीसरा होता है टोकन कट। एक एक करके तीनों का मतलब समझें। मान लो कोई मिनिस्टर है या कोई एमपी है जिसको लॉ मिनिस्ट्री ने बोला हम एक स्कीम चलाएंगे, S1 स्कीम, लॉ मिनिस्ट्री बोल रही है हम ये स्कीम चलाएंगे, ठीक, बट उस एमपी को वो स्कीम नहीं ठीक लग रहा है, बोल रहा है कि ये पॉलिसी ठीक नहीं है, ठीक है, ये जिसके लिए इस स्कीम के लिए से फॉर एग्जांपल लॉ मिनिस्ट्री इज आस्किंग 50 रुपीज, ओके, काफी सारे एमपी को लग रहा है कि ये स्कीम ठीक नहीं है, तो वो एमपी सब क्या करेंगे, कट मोशन लेकर आएंगे जब लॉ मिनिस्ट्री का ग्रांट का वोटिंग चल रहा होगा तब, ठीक है, हमने देखा ना ग्रांट जो दिया जाता है मिनिस्ट्री वाइज दिया जाता है, वोटिंग भी मिनिस्ट्री वाइज हो रही है कि नहीं हो रही है। नाउ जब लॉ मिनिस्ट्री का बारी आएगा और एमपी को लगता है कि ये स्कीम ठीक नहीं है एमपीज को,
तो वो क्या करेंगे, कट मोशन लेकर आएंगे कि यार ये पॉलिसी ठीक नहीं लग रही है, इसीलिए इसका जो पैसा अमाउंट है ना, ये 50 रुपए, इसको कम करो, 50 रुपया लायक नहीं है, ये 5 रुपया 10 रुपया में हो जाएगा, उसके लिए तो इसको 50 रुपया देने की जरूरत नहीं है। तो जब पॉलिसी पसंद नहीं आती है तो पॉलिसी कट मोशन के थ्रू उसका पैसा क्या कर सकते हो, आप रिड्यूस कर सकते हो। समझ में आया पॉलिसी कट? किसी को कुछ पूछना हो पॉलिसी कट? पैसा घटा दिया स्कीम के अंदर ना। हो सकता है कुछ ऐसा एमपी हो, कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ एमपीज हो जिनको ये लगता है कि यार ये स्कीम बहुत खराब है, इससे हमारा इकोनॉमी खराब हो सकता है, ठीक है, इस स्कीम को आना ही नहीं चाहिए, ठीक है, इस स्कीम को आना ही नहीं चाहिए। तो आना ही नहीं चाहिए के लिए 1 रुपया भी नहीं मिलना चाहिए। तो बेसिकली क्या बोला जाता है कि इकोनॉमी कट मोशन लेकर आइए आप। स्कीम पर अगर आप 50 रुपए खर्च कर रहे हो तो इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है, ये मतलब होता है इकोनॉमी कट का। पहले क्या बोला गया, पॉलिसी ठीक नहीं है, थोड़ा पैसा कम कर दो। दूसरे में क्या बोला गया कि इकोनॉमी पर खराब इंपैक्ट पड़ेगा, इसलिए इकोनॉमी कट मोशन। एंड द लास्ट वन इज टोकन कट। नाउ व्हाट इज टोकन कट? ये अच्छा है। मान लो कुछ एमपीज ऐसे हैं जिनको सरकार की दूसरी स्कीम सारी पसंद नहीं आ रही, ये स्कीम छोड़ो, बाकी सारी स्कीम पसंद नहीं आ रही, बट ये स्कीम ठीक है। तो इन ऑर्डर टू वेंट आउट देयर ग्रीवियंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स अदर पॉलिसीज, दे ब्रिंग व्हाट, टोकन कट, कि हम यहां पैसे नहीं देंगे। गुस्सा कहीं और का निकाल कहां दे रहे हैं ये लोग, इस स्कीम के ऊपर। तो वैसा करने के लिए आपको क्या लेकर आना होगा, टोकन कट मोशन। तो ये 3 तरीके के कट मोशंस हैं जो कि वाइल वोटिंग लाया जा सकता है और जिससे मिनिस्ट्री का ग्रांट को घटाया जा सकता है। तो इस तरीके से जो लेजिस्लेचर है वो एग्जीक्यूटिव के ऊपर क्या रखता है, कंट्रोल। लेजिस्लेचर कंट्रोल्स एग्जीक्यूटिव, ठीक है। इनमें से अगर एक भी मोशन पास हो गया, इफ कट मोशन आर पास्ड, ये लिख लो, इट अमाउंट्स टू वांट ऑफ। बेसिकली ये सारा मोशन, ये बजट कौन पेश कर रहा है, सरकार। और मान लो कट मोशन पास हो गया लोकसभा में, क्या हुआ इसका मतलब, सरकार के पास बहुमत नहीं है, तभी तो ऐसा हो पाएगा, नहीं तो हो पाएगा क्या। तो इफ कट मोशंस आर पास्ड, इट अमाउंट्स टू वांट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ हाउस। ऐसा नहीं कि सरकार गिर जाएगी, सरकार को बोला जाएगा कि चलो ठीक है, आप अपना बहुमत प्रूव कीजिए। वांट ऑफ कॉन्फिडेंस बाय द गवर्नमेंट। सरकार गिरती नहीं है, सरकार को मौका मिलता है, भाई अपना कॉन्फिडेंस प्रूव कीजिए कि आपके पास है भी नहीं उतने लेजिस्लेटर्स जितने चाहिए सरकार बनाने के लिए। सारा का सारा सब कुछ लोकसभा में होगा बेटा, लिख दिया है हमने, लोकसभा। एनीथिंग दैट नीड्स टू बी आस्क्ड? कुछ पूछना हो किसी को? टोकन कट, टोकन कट का मतलब ये हो गया, मान लो लॉ मिनिस्ट्री कोई स्कीम लेकर आती है जो कि ठीक है, सही है, वो अपोज नहीं किया जा रहा, बट कुछ एमपीज और एमएलएज, सॉरी एमएलएज बोल रहा हूं, कुछ एमपीज ऐसे हैं जिनको सरकार का दूसरा स्कीम सब पसंद नहीं आ रहा, तो वो ये स्कीम को ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे। मतलब गुस्सा कहीं और का है और कहीं और निकाला जा रहा है। तो इस स्कीम का पैसा घटाने के लिए या स्कीम को बंद करने के लिए दे विल ब्रिंग व्हाट, टोकन कट मोशन, कि लॉ मिनिस्ट्री को ये पैसा नहीं मिलना चाहिए, ठीक है।
इस स्कीम के लिए लॉ मिनिस्ट्री को पैसा नहीं मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि सरकार ने दूसरी स्कीम पर ठीक से काम नहीं किया। इस स्कीम के बारे में कोई बात नहीं हो रही, बट दूसरी स्कीम पर काम नहीं हुआ है, इसीलिए ये स्कीम को पैसा नहीं मिलना चाहिए। इट्स लाइक दैट, टू वेंट आउट द ग्रीवियंस। लिख लो, लिख लो, यही मतलब ही है, टू वेंट आउट द ग्रीवियंस अगेंस्ट द अदर पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट, टोकन कट मोशन इज ब्रॉट। इन सबको पेश करने का एक तरीका होता है। मान लो पॉलिसी कट है, ठीक है, सुन लो अब, चलो ठीक है, पॉलिसी कट, एमपी ये नहीं बोलेगा खड़ा होके अरे इसका पॉलिसी कट मोशन हमको लेकर आना है, नहीं। पॉलिसी कट मोशन को बोलने का तरीका है, लेट द डिमांड बी रिड्यूस्ड बाय ₹1। तो आपको समझ जाना है कि पॉलिसी कट बोला जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? लेट द डिमांड फॉर ग्रांट बी रिड्यूस्ड बाय ₹1, इसका मतलब क्या है? पॉलिसी कट बोला जा रहा है, ऐसा बोलने, ऐसा टर्मिनोलॉजी है। उसी तरह इकोनॉमी कट को इकोनॉमी कट बोलते नहीं है। इकोनॉमी कट अगर बोलना हो, लेट द अमाउंट बी रिड्यूस्ड बाय सम स्पेसिफाइड अमाउंट, बोल देगा 500 रुपया, 1000 रुपया, ठीक है। और टोकन कट को बोलने का तरीका होता है, लेट द अमाउंट बी रिड्यूस्ड बाय ₹100। इसका मतलब ये नहीं है कि 1 रुपया कम करना है या 100 रुपया कम करना है। अगर कोई बोल रहा है लेट द अमाउंट बी रिड्यूस बाय ₹100, तो समझ जाना इट्स अ टोकन कट मोशन, ये मतलब है इसका, इस लाइन। खैर ये सब नॉट रिक्वायर्ड, और ऐसे बोला जाता है। फिफ्थ, डिमांड के ऊपर जब वोटिंग हो जाती है, जैसे मैंने 100 रुपया मांगा और उसके ऊपर वोटिंग हो गई और 100 रुपया दे दिया गया, तो वही डिमांड क्या बन जाता है? ग्रांट। व्हेन डज द डिमांड बिकम्स अ ग्रांट? व्हेन सक्सेसफुल वोटिंग हैपेंस। इतनी सारी मिनिस्ट्रीज हैं, अब बताओ सभी के ऊपर अगर डिस्कशन और सभी के ऊपर डिमांड ऑफ ग्रांट अगर सुनने बैठ गई लोकसभा, तो कितना दिन लगेगा बजट पास होने में? एक आध सौ साल, एक आध सौ साल नहीं, कम से कम 4-5 महीना तो लग जाएगा हर मिनिस्ट्री का डिमांड ऑफ ग्रांट सुनने के लिए। इसीलिए समझना इस चीज को, ये पूरे वोटिंग प्रोसीजर के लिए, डिमांड ऑफ ग्रांट्स के लिए 26 दिन का टाइम मिलता है। तो सर अगर 26 दिन में नहीं हुआ तो क्या? आखिरी दिन बिना डिस्कशन के सिर्फ और सिर्फ वोटिंग कराई जाएगी, और उसको क्या बुलाते हैं? बुलेटिन। सीखा था हमने ये। लास्ट डे में मान लो टोटल 40 मिनिस्ट्री हैं, और 26 दिन में 25 मिनिस्ट्री का ये वोटिंग वोटिंग हो गया, 15 का बच गया। तो जो 15 मिनिस्ट्री का ग्रांट बच गया है, उसको एक साथ रख दिया जाता है, डिस्कशन नहीं होता है, डायरेक्ट वोटिंग की जाती है, नो डिस्कशन, डायरेक्ट पुट टू वोट। बिना वोट के तो पैसा नहीं हो पाएगा ना। ये सीखा था हमने कल, देखो उसका यूज यहां भी होता है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है इंडियन पार्लियामेंट के। आपने पढ़ा कहाँ कभी प्रोसीजर? तो आप पहली बार पढ़ रहे हो, आई होप, हमको लग रहा है सब पहली बार ही पढ़ रहे हैं। कोई है दूसरी तीसरी बार वाला? एनीवन? पहली बार पढ़ रहे हैं, बट मैं इस चीज को लेकर अचंभित हूं कि डाउट किसी को नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं आप। आई डोंट नो।
या तो आप सुपर इंटेलिजेंट है, या तो आपके पल्ले नहीं पड़ रहा, दो ही चीज हो सकती है। रटोगे तो नहीं होगा, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ये सब समझ के पढ़ना होगा। आप देख रहे हो ये सब चीज जितनी भी हम आपको करा रहे हैं, ये सब बैक ऑफ द माइंड है, सब दबा हुआ। ऐसा थोड़ी है कि कुछ भी बोले जा रहे हैं। तो आप देखना किताब में यही होगा, इतनी बार किताब पढ़े हैं, इतनी बार बुक पढ़े हैं कि सब बैक ऑफ द माइंड ऑलमोस्ट। कुछ कुछ चीजें देखनी पड़ती हैं आपको पढ़ाने के पहले, बट इट्स ऑलमोस्ट देयर। ओके, तो ये मैंने रटा नहीं है बैठ के, बैठ के याद कर रहे हैं 10 बार 50 बार। नो, आई हैवंट डन इट। बुक पढ़ा है, बार 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 एक ही चीज को बार बार 4 बार 5 बार। तो जो मैंने किया है वही मैं आपको भी सजेस्ट करता हूँ कि आप भी वही करो, वैसे ही चीजें याद रहे। क्वेश्चन के लिए कितना हो गया टेस्ट पॉलिटी का, चैप्टर उठाओ और बनाओ। 150 75 75 क्वेश्चन पता है वहां पर रखा हुआ है, बनाओ टेस्ट। तो क्वेश्चन के लिए अलग से एकदम क्वेश्चन बैंक है तुम लोगों के लिए। पॉलिटी का तो टेस्ट दे ही सकते हो ना पार्लियामेंट तक, पार्लियामेंट तो ऑलमोस्ट हो गया। यू कैन गिव टेस्ट ऑफ पॉलिटी टिल पार्लियामेंट। एक जुडिशरी बचा है, एक पंचायती राज बचा है, और क्या। काहे का डर, क्या होगा कम नंबर आएगा तो। हाँ, मान लो 0 आ गया 75 में, उससे क्या हो जाएगा बताओ। मान लो -5 आ गया 75 में, उससे क्या हो जाएगा। अरे कम से कम वो 75 क्वेश्चन दोबारा आएगा तो गलत तो नहीं करोगे एग्जाम में। डर के चक्कर में अभी नहीं लिखोगे, एग्जाम के 10 दिन पहले नहीं लिखोगे, वही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में और गलत करके आओ। अरे कम से कम क्या होगा, -75 आ जाएगा यार, -75 भी नहीं आएगा। मान लो सब गलत हो गया, कितना है नेगेटिव, 50%, 25%, 1/4, कितना है नेगेटिव, 1/4, 1/3, तो -25 आएगा। क्या फर्क पड़ता है। ऐसा तो होगा नहीं कि -25 आएगा पढ़ के जाओगे वहां बैठने। कम से कम दूसरे चीज के बारे में सोचो कि सेम क्वेश्चन अगर आपके बीपीएससी के एग्जाम में आएगा तो सही हो जाएगा ना बेटा। ये भी तो सोचो, भले अभी गलत हो जाए, उसको हाईलाइट करके मार्क करो। काहे का तुमको डर है, डरना नहीं चाहिए सब। सही में मुझे मतलब बच्चे डरते हैं टेस्ट से, पता नहीं why। ठीक है, चलो कोई बात, सबका अपना अपना तरीका है पढ़ने का। इट्स योर चॉइस, आई कैन ओनली हेल्प। फिफ्थ, तो ये 4 5 चीजें हो गई है, वोटिंग फॉर डिमांड फॉर ग्रांट्स। इसके बाद वोटिंग फॉर डिमांड फॉर ग्रांट्स के बाद आता है एप्रोप्रिएशन बिल। एप्रोप्रिएशन बिल, तो पहले लिखो एप्रोप्रिएशन बिल होता क्या है। इट ऑथोराइजेस, अभी तक मिनिस्ट्री के लिए सैंक्शन हो गया है पैसा, ठीक है, 1000 रुपया ले लो तुमने 500 डिमांड किया, तुम 500 रुपया ले लो, ये अभी सैंक्शन हुआ है। इट ऑथराइजेस द गवर्नमेंट टू टेक आउट मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये कल की क्लास में क्या है, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, जब एप्रोप्रिएशन बिल लाया जाता है तो वहां पर अब कोई अमेंडमेंट नहीं होगा। सर किस तरीके का अमेंडमेंट नहीं होगा। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री या लॉ मिनिस्ट्री ये नहीं बोलेगी कि हम 150 मांगे थे अब 200 दे दो, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, 150 मांगे थे 150 मिल गया, आप खुश रहो, 200 नहीं। तो नो अमेंडमेंट कैन बी मेड ड्यूरिंग अप्रोप्रिएशन बिल। ठीक है, और तीसरा, ये ध्यान से सुनना, जब तक अप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं हो जाता है पार्लियामेंट में, क्या सरकार पैसा निकाल सकता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, नहीं ना। पहला लाइन वही लिख दिया आपने, जब तक अप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं होगा तो
सरकार पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं निकाल सकता है। तो आप देखो बजट को पूरा प्रोसेस खत्म होने में काफी टाइम लगता है, ठीक है, बजट को प्रोसेस को पूरा खत्म होने में काफी टाइम लगता है। मान लो उस टाइम पर सरकार को अगर कुछ पैसा चाहिए तो वो पैसा कैसे मिलेगा? तो इट हैपेंस थ्रू वोट ऑन अकाउंट। मान लो एप्रोप्रिएशन बिल को पास होने में 30 अप्रैल लग गया, मान लो मैं बोल रहा हूं 30 अप्रैल 2023। तो इसका मतलब क्या है, 1 अप्रैल 2023 से लेकर 30 अप्रैल 2023 तक सरकार पैसे कहां से खर्च करेगी? इट विल हैपन थ्रू वोट ऑन अकाउंट। ठीक है, समझ में आया? हमने अप्रोप्रिएशन बिल के बारे में क्या लिखा कि जब तक अप्रोप्रिएशन बिल नहीं पास होगा तब तक सरकार कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा नहीं निकाल सकती है, खर्च नहीं कर सकती। अब अब मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूं कि अप्रोप्रिएशन बिल मान लो पास होने में 30 अप्रैल तक का टाइम लग गया, तो क्या 1 महीने सरकार वेट करेगी भाई पैसा आएगा तब करेंगे? नहीं। वोट ऑन अकाउंट एक ऐसा प्रोसीजर है जो सरकार को एडवांस में कुछ पैसा दे देगा अप्रैल महीना के लिए कि भाई तब तक आप खर्च करो, जब तक अप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं हो जाता। मान लो पूरा बजट 1200 करोड़ का है, ठीक है, तो 1 महीना का कितना आया? 100 करोड़। तो 100 करोड़ उठा के दे देगा पार्लियामेंट की, लो 100 करोड़ तब तक खर्चा करो जब तक अप्रोप्रिएशन बिल पूरे साल भर का बजट ना पास हो जाए। समझ में आया यह चीज? वोट ऑन अकाउंट सभी को, किसी को कुछ पूछना हो वोट ऑन अकाउंट पर? नेक्स्ट स्टेप आफ्टर अप्रोप्रिएशन बिल is passing of फाइनेंस बिल। सर ये अप्रोप्रिएशन बिल के बाद फाइनेंस बिल क्या है? व्हाट इज फाइनेंस बिल? नाउ फाइनेंस बिल के बारे में एक लाइन लिखिए, इट लीगलाइजेस द इनकम साइड ऑफ गवर्नमेंट। ध्यान से देखो, अप्रोप्रिएशन बिल क्या था? सरकार को ऑथराइज करती है कि आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालो और खर्च करो, मतलब इट इज व्हाट रिलेटेड टू एक्सपेंस, एक्सपेंडिचर। पैसा भी तो चाहिए, आपने शुरू में क्या लिखा? बजट क्या है? स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस। तो इनकम कहां से सरकार को आना है, किस टैक्स वगैरह से आना है, तो उसके लिए फाइनेंस बिल पास कराना होता है, और फाइनेंस बिल को पास कराने के लिए टोटल नंबर ऑफ डेज इज हाउ मच? 75 डेज। इतने में नहीं हुआ तो आपको पता है क्या होगा लास्ट दिन? क्या होगा लास्ट दिन? क्या होगा लास्ट दिन? 75वें दिन क्या होगा? गिलोटिन। वेरी गुड। तो यहां तक इस 6 स्टेप में आपका बजट हो गया पास। तो पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल कंप्लीट्स द बजट मेकिंग प्रोसीड्योर। ठीक है, सिर्फ बजट भाषणबाजी में कंप्लीट नहीं होता बजट। ये है बजट, देखा आपने 4 पेज में जो आपने लिखा ये है बजट। भाषणबाजी में बजट नहीं होता, आज तक भाषणबाजी तक ही हम लिमिट थे। चल नेक्स्ट लिखो, ये जो ग्रांट्स है ना मिनिस्ट्री वाइज ग्रांट्स, इसके अलावा भी ग्रांट्स होते हैं, अदर ग्रांट्स। ये कौन सा टॉपिक हो जाएगा यार पार्लियामेंट का? कौन सा टॉपिक हो जाएगा? कल कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे यार? नंबर क्या था कल वाले टॉपिक का? बताना एक बार। 20 वॉज ज्वाइंट सिटिंग, है ना? ज्वाइंट सिटिंग वॉज 20, तो बजट हो जाएगा हमारा 21। बजट हमारा हो जाएगा 21। ठीक है, तो बजट अगर हमारा 21 हो गया तो अदर ग्रांट्स किस में आ जाएगा? 22। तो अदर ग्रांट्स में पहला ग्रांट इज
सप्लीमेंट्री ग्रांट। सप्लीमेंट्री ग्रांट, मान लो 1200 करोड़ मिला पूरे साल भर का, और 6 महीने बाद अगर आपको लगता है कि यार 1200 करोड़ कम है, ठीक है, तो यू कैन आस्क फॉर मोर फंड। तो व्हेन द फंड इज इनसफिशिएंट यू आस्क फॉर मोर फंड फ्रॉम लोकसभा बाद में, तो दैट टाइप ऑफ ग्रांट इज नोन एज सप्लीमेंट्री ग्रांट। नेक्स्ट इज एडिशनल ग्रांट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडिशनल ग्रांट? मान लीजिए आपने अपने बजट में, ठीक है, आपने अपने बजट में 5 चीजों के लिए पैसे मांगे, ठीक है, आपने 5 चीजों के लिए पैसे मांगे, O1, O2, O3, O4, O5, ठीक है। नाउ अगर मान लो ये तो पांचों बजट में था, मुझे 5 महीने बाद 3 महीने बाद लगता है कि एक नया सर्विस और होना चाहिए, इसके लिए भी मुझे पैसे चाहिए। टोटल आपने शुरू में 5 चीजों के लिए पैसे मांग लिया, अब आपको 4-5 महीने बाद लगता है कि हमें कुछ एक नई चीज के लिए पैसे चाहिए, तो उसके लिए अगर आप पैसा मांग रहे हो तो दैट इज एडिशनल ग्रांट। मतलब 1 2 3 4 5 के लिए तो ऑलरेडी मिल चुका है, तो छठे वाले के लिए जब आप पैसा मांगोगे तो दैट इज एक्स्ट्रा, सो एडिशनल ग्रांट, ठीक है। तो एडिशनल ग्रांट के लिए लिखो एक लाइन। समझ में आ गया सबको एडिशनल ग्रांट? समझाने का तो यही तरीका हो सकता है, बाकी तो कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज समझ नहीं पाओगे क्या लिखा है। न्यू सर्विस that has not been contemplated in budget of that year। ठीक है। थर्ड इज एक्सेस ग्रांट। मान लो आपको O1 के लिए, ठीक है, 5 थे आपके, हमने यही मान के चल रहे हैं आपको 5 चीजों के लिए पैसे मिले हैं खर्च करने के लिए, O1, O3, O4, O5, और मान लो 1200 करोड़ मिला था, 3 महीने बाद लगता है कि 1300 करोड़ चाहिए, तो 100 करोड़ इज इनसफिशिएंट, यू विल आस्क फॉर व्हाट? सप्लीमेंट्री ग्रांट। फिर 5 महीने बाद ये लगता है कि नहीं O5 के जगह O6 भी होना चाहिए, तो आपको कौन सा ग्रांट मिलेगा इस बार? एडिशनल ग्रांट। नाउ सपोज 1200 करोड़ में 200 करोड़ O1 के लिए मिला, ठीक है, यू गॉट 200 करोड़ फॉर O1, बट आपने खर्चा कर दिया 250, तो एक्स्ट्रा 50 के लिए आपको लोग फिर से परमिशन लेना होगा, और कैसे परमिशन लेना होगा? थ्रू एक्सेस ग्रांट। समझ में आया ये चीज? एक्सेस ग्रांट। तो एक्सेस ग्रांट कब मिलता है? जब आप ऑलरेडी खर्चा कर चुके हो, आपने 200 की जगह 250 कर दिया है, सप्लीमेंट्री में हुआ नहीं है, यू विल वेट। हाँ ठीक है, हो सकता है इनसफिशिएंट पड़ सकता है। यहां आपने ऑलरेडी खर्चा कर दिया 250, अब आपको 50 चाहिए ना एक्स्ट्रा बेटा, तो 50 आपको कैसे मिलेगा? थ्रू एक्सेस ग्रांट। एक तरीका और होता है वोट ऑफ क्रेडिट। ना वोट ऑफ क्रेडिट के लिए आप एक वर्ड लिख लीजिए, इट्स अ ब्लैंक चेक। सरकार बोली कि पैसा चाहिए, आप मुझे दे दो, इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं होगा, बाद में देखा जाएगा इसके बारे में। तो उस तरीके का अगर पैसा मिल रहा है ब्लैंक चेक टाइप का, तो इट्स अ वोट ऑफ क्रेडिट। हो सकता है कुछ सिचुएशन वैसा आ जाए, है ना, भाई अभी बस बाजी बाद में करेंगे, पहले भी पैसा जरूरत है वो दो, बाद में आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इज एक्सेप्शनल ग्रांट। इट इज फॉर
special circumstances, COVID-19. Special circumstances, COVID-19. The last one is token grant. टोकन ग्रांट में कोई ग्रांट नहीं मिलता है, इसलिए इसको टोकन बोला जाता है, ठीक है। व्हाट इज दिस? सपोज O1 को मिला था 200 करोड़, O2 को मिला था 300 करोड़। O1 जो है 150 करोड़ ही खर्चा कर पाया, बच गया कितना? 50 करोड़। ये 50 करोड़ मान लो O2 को देना है, 50 करोड़ दे दीजिए। अब ये कितना खर्च कर पाएगा? 350 करोड़। तो इस तरीके का जब आप पैसे का डेस्टिनेशन चेंज करते हो, अमाउंट तो टोटल तो वही है, अभी भी कितना है? 200 plus 300 is 500, 350 plus 150 is 500, total amount is same, but destination has changed. This type of grant is known as token grant. ठीक है, इस तरीके के ग्रांट को हम क्या बुलाते हैं? टोकन ग्रांट। तो विद दिस बजट प्लस प्रोसीड्योर इज कंप्लीट। कुछ पूछना हो तो बताइए, एनीथिंग दैट नीड्स टू बी आस्क्ड। एनीथिंग? नथिंग? Last call for the question. Anything that needs to be asked? बिल्कुल, ग्रांट तो वोटिंग चाहिए होगा, बिना उसके पैसा कैसे मिलेगा? लोकसभा वोट करेगी सबके लिए। एक क्वेश्चन आया था मेरे पास, डाउट पूछा था किसी ने, व्हाट इज शेड्यूल 9? शेड्यूल 8 तक ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था। शेड्यूल 9 जो बनाया गया वो इसलिए बनाया गया कि पार्लियामेंट कुछ ऐसे लॉज बना सके, ठीक है, जिसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सके कि ये फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू कीप लॉज इम्यून फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, इम्यून फ्रॉम जुडिशरी, इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, द लॉज दोज वेर इंक्लूडेड इन शेड्यूल 9 was beyond the scope of judicial review. यही है शेड्यूल 9। जिसने भी डाउट पूछा था वो क्लियर है कि आपको और कुछ पूछना? शेड्यूल 9 बताइए। 2-3 ही बच्चों को डाउट आता है, 2-3 ही बच्चे इसका मतलब पढ़ रहे हैं, पता चल जाता है यार, टीचर को सब पता ना। हेवी चीज है, सिविल सर्विसेज वालों के लिए भी ये हेवी है जो मैंने आपको दिया है। You can easily clear your polity prelims with this content plus current affairs आराम से। शेड्यूल 9 वाला बच्चा क्लियर है? देखिए क्लास में है कि नहीं, पता चला मैंने पढ़ा दिया, वेट कर रहे हैं उसके रिप्लाई का। यस सर, क्लियर है, चलो ठीक। और कुछ किसी को कुछ पूछना हो? एनीथिंग? नो सर। चलिए, दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। टुमारो विल बी द लास्ट क्लास ऑन पार्लियामेंट, ठीक है। पूरा वीक पार्लियामेंट, ओके, पूरा वीक पॉलिटी, ओके, एंटायर वीक पॉलिटी, और 28 तक विल बी फिनिशिंग इट। आई विल ट्राई माय बेस्ट खत्म करने, नहीं हुआ तो और भी देखेंगे 2-3 दिन और। हाँ, अभी और है, 5 क्लास और होंगी, 4-5 क्लास और होंगी पॉलिटी की, एंड इट विल बी फिनिश्ड, ओके। ना ना, लग गए हैं तो इसको खत्म ही करेंगे।
खत्म ही करेंगे पूरा, ठीक है। चलो, दैट विल बी ऑल, बाय एवरीवन।